18 मई 1974। यह दिन सामान्य दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा तपिश भरा था। ऐसे में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक मैसेज आता है, क्या? बुद्धा स्माइल। इसके बाद वे घोषणा करती हैं कि भारत ने सफलतापूर्वक अपने पहले परमाणु परीक्षण को पूरा कर लिया है। दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बारे में और इसके साथ ही जानेंगे कि इसका नाम ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग क्यों रखा गया है। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आज का इस टॉपिक का विषय क्या है। आज का हमारा विषय है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, भारत के पहले परमाणु परीक्षण की कहानी। सबसे पहले देखेंगे कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, यह खबर कहां से ली गई है, इसके बाद जानेंगे चर्चा में क्यों आ गई है, किन परिस्थितियों में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था, जो कि पहला परमाणु परीक्षण भी कहा जाता है। इसके बाद जिसे पोखरण फर्स्ट कहा जाता है, इसके पीछे क्या दशाएं रही हैं और यह कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद समझेंगे कि परीक्षण के बाद क्या स्थितियां पैदा हुई भारत के लिए। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपके लिए एक और बात यह भी है कि आपको बताना है कि यह पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन या जीएस पेपर के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। तो आइए बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर। यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। खबर क्या है? खबर है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, द स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन 1974। तो इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर यह ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ही क्यों इसका नाम दिया गया है, और यह भी जानेंगे कि भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, जिसे पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे क्या दशाएं रही हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों, उसके बारे में हमने चर्चा भी की। अभी बीते 18 मई को दरअसल यह दिन खास था और इसे लेकर खासा यह जो खबर है वह सुर्खियों में रही है। यानी 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था और यह परीक्षण कहाँ हुआ था? पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में। और इसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन। यह इसी के हिस्से के रूप में इस परीक्षण को किया गया था। जिस समय यह परीक्षण किया गया उस परीक्षण को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट रहा है। यानी हमारा उद्देश्य परमाणु हथियार का निर्माण करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है केवल भारत की अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं या बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसलिए यह खबर क्या थी? चर्चा में थी। अब आइए जानते हैं कि जो हमने पहला परमाणु परीक्षण किया है या परीक्षण जो हमने पोखरण में किया था उसके पीछे क्या स्थितियां रही हैं, यानी किन स्थितियों में हमने यह परीक्षण किया है। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी अगस्त में। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके बाद भी यह नहीं देखा जा रहा था कि पूरी दुनिया में शांति आ रही है, जबकि कई ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी जिसमें अभी भी लोगों के बीच या विभिन्न देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन यह एक प्रकार का छद्म युद्ध था या हम जिसे कहें शीत युद्ध, यानी युद्ध छिड़ने की संभावनाओं का अंत अभी भी नहीं हुआ था। अमेरिका और यूएसएसआर अभी भी वैचारिक और आर्थिक श्रेष्ठता को लेकर विभिन्न देशों के साथ या तो कुछ अच्छे संबंध बना रहे थे या तो कुछ बुरे संबंध निकलकर सामने आ रहे थे। ऐसे में जरूरी क्या हो गया था कि पूरी दुनिया में हम शांति कैसे स्थापित करें। इसके बाद कुछ और भी घटनाएं घटित हुई जिसमें देखा गया कि अगस्त 1945 में युद्ध के अंत के बाद अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए, जैसे में उन दोनों शहरों में भारी क्षति हुई, जान माल की काफी हानि हुई। इसके साथ यह भी देखा गया कि सोवियत संघ ने 1949 में अपना परमाणु परीक्षण पूरा किया। तो अब दुनिया को शांति की राह में कैसे ले जाया जाए, यह जो गंभीर समस्या निकलकर सामने आ रही थी, बड़े पैमाने पर जो तबाही हो रही थी, इसे रोकने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता या कहें इनकी जरूरत महसूस हुई। इन नियमों की जरूरत को लेकर ही बाद में फिर एक बैठक हुई और एक संधि निकलकर सामने आई, जैसे क्या कहा गया? परमाणु अप्रसार संधि। यानी शांति बनाए रखने के लिए 1968 में एक संधि पर हस्ताक्षर करने की बात निकलकर सामने आई, जिसका नाम रखा गया परमाणु अप्रसार संधि। अब परमाणु अप्रसार संधि क्या है? परमाणु अप्रसार संधि के तहत कुछ चर्चाएं की गई जिसमें कहा गया कि परमाणु हथियार वाले राज्यों की पार्टियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले एक परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण और विस्फोट किया था। यानी इस संधि के अंतर्गत ऐसे ही देशों को क्या किया गया? परिभाषित किया गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले
परमाणु हथियार या तो बना लिया था या परमाणु विस्फोट से संबंधित उपकरण बना लिए थे, या इनका इन्होंने इससे क्या किया था, निर्माण करने के बाद विस्फोट कर लिया था। यानी आप इफेक्टिवली क्या कह सकते हैं कि P5 देश। अब P5 कौन से देश हैं? ये मुख्य देश हैं जिनका नाम है, यानी हम इनकी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रशिया। तो ये 5 देश, इन 5 देशों के बारे में ही ये बात कही गई थी, क्योंकि 1967 के पहले तक इन देशों ने ये सभी कार्य कर लिए थे। फिर इसमें कुछ देश निकलकर सामने आए जिनके पास परमाणु शक्ति थी, और कुछ ऐसे भी देश थे जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं थी। तो ऐसे देशों ने इसमें क्या किया, हस्ताक्षर किया। तो जिन देशों ने इसमें हस्ताक्षर किया, इन हस्ताक्षरकर्ताओं पर कुछ बात कही गई, इन हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कुछ बात कही गई, और इन्होंने उन बातों पर सहमति भी दर्ज की। जिनमें कौन कौन सी बातें कही गई, में कहा गया कि परमाणु हथियारों या परमाणु हथियारों की तकनीक को किसी अन्य राज्य को हस्तांतरित नहीं करने पर ये सभी देश क्या हुए, सहमत हुए। इसके अलावा कहा गया कि गैर परमाणु राज्य परमाणु हथियार प्राप्त नहीं करेंगे, विकसित नहीं करेंगे, अन्यथा हासिल नहीं करेंगे। यानी ना तो आप परमाणु हथियार रिसीव कर सकते हैं, ना तो उन्हें डेवलप कर सकते हैं, और ना ही एक्वायर कर सकते हैं। तो इनमें जिन देशों ने हस्ताक्षर किया था, वे सभी इन चीजों के लिए क्या हो गए, सहमत हो गए, और सहमति दर्ज की। यदि आप हस्ताक्षर करते हैं तो आपको ये सभी बातें माननी पड़ेंगी। भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, क्योंकि भारत ने इसमें आपत्ति दर्ज की है। इसका कारण क्या है, यानी उसने आधार क्या बताया है? भारत ने कहा कि कहीं ना कहीं ये संधि भेदभावपूर्ण है, ये संधि केवल P5 देशों को छोड़कर शेष देशों के लिए भेदभाव दर्शा रही है। P5 जो देश है उन्हें क्या हुआ, प्रभुत्व मिल गया इसके बाद। लेकिन जो भी देश अब इसमें हस्ताक्षर करेंगे, वे देश इन सभी शर्तों को मानने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात निकलकर सामने आई, और इसने कुछ नियम बनाने की बात कही। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा स्थापित प्रसार के खिलाफ सुरक्षा उपायों पर सहमति भी दर्ज करने की बात कही गई। इसके आधार पर, इस संधि के आधार पर कि वैश्विक लेवल पर अब परमाणु हथियारों से संबंधित जो प्रसार है उसे रोका जाएगा। उसके खिलाफ सुरक्षा उपायों को, उसके खिलाफ जो भी सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं, जो हस्ताक्षरकर्ता देश है, उसमें उन्हें सहमति यहाँ पर दर्ज करनी होगी। इसके अलावा भारत सरकार की एक और इसके पीछे बात बताई जा रही है कि भारत ने इस पर आपत्ति क्यों दर्ज की, क्योंकि भारत में पहले से ही परमाणु ऊर्जा को लेकर, या कहें कि बिजली आपूर्ति को लेकर ये दृश्य दिखाई दे रहे थे कि जल्द ही भारत परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक परीक्षण करने वाला है। जिसमें कौन कौन शामिल थे, उसमें उस समय शामिल थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। ये दोनों भारत के लेवल पर ही, या कहें हम घरेलू लेवल पर ही, परमाणु परीक्षण को लेकर लगातार कई प्रयास कर रहे थे। ऐसे में भारत ने इसमें और भी आपत्ति जताई कि अभी हमें इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना है। फिर भारत ने वर्ष 1954 में भाभा के निदेशक में ही एक परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी की गई। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि एक और मुख्य कारण यह भी है कि उस समय भारत में जो प्रधानमंत्री थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनका जो रुख है वह दुनिया में शांति को लेकर उस समय ज्यादा था। तो ऐसे में उन्होंने भी परमाणु ऊर्जा शक्ति से सशक्त होना इतना महत्वपूर्ण नहीं माना या नहीं समझा। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई और उसके बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उनकी भी मृत्यु के बाद फिर कमान संभाली किन्होंने, प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो उनका रुख बदल गया इसे लेकर। उन्होंने कहा कि भारत के लिए या हमारे देश के लिए परीक्षण या शक्ति संपन्न होना, यानी परमाणु शक्ति संपन्न होना जरूरी है। इसके साथ ही भारत ने कुछ और भी चीजों को झेला था। इसके बाद 1960 के दशक के बाद क्या हुआ, नेतृत्व भी बदल गए, भारत में नेतृत्वकर्ता बदल गए। इसके बाद कुछ और भी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसका भारत ने सामना किया, जिसमें 1962 में भारत ने चीन के साथ एक युद्ध लड़ा और भारत इसमें हार गया। वर्ष 1965 और 71 में भारत ने पाकिस्तान के साथ भी युद्ध का सामना किया। भले ही भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीत गया, लेकिन भारत ने इस बात को महसूस किया कि भारत को शक्ति संपन्न होना यहाँ जरूरी है। ऐसे में फिर क्या हुआ, कुछ बात निकलकर सामने आती है कि भारत को परमाणु परीक्षण करना चाहिए, और ऐसे परमाणु परीक्षण करना चाहिए ये शांति की राह को भी बताए और हम शक्ति से संपन्न भी हो, यह बात दुनिया को पता चले। इसी क्रम में भारत ने किया
पोखरण 1। तो आइए चर्चा करते हैं हम पोखरण 1 को। हालांकि पोखरण 1 को करने के पीछे की एक मुख्य वजह यह भी है कि चीन ने वर्ष 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो इसलिए अब भारत के सामने यह समस्या और भी निकलकर सामने आती है। एक पड़ोसी देश है जिससे भारत एक बार हार चुका है, तो ऐसे में जरूरी था कि हमें भी शक्ति संतुलन के लिए अपने पास परमाणु ऊर्जा से जुड़ी शक्ति हासिल करना अब क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा, उनका रुख चेंज हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनका जो मानना था वो थोड़ी विपरीत था। उन्होंने क्या कहा कि हमें परमाणु परीक्षण करना चाहिए और भारत ने बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षण करने का फैसला किया, यानी दुनिया को जाहिर किए बिना, दुनिया को बताए बिना भारत ने इस परीक्षण को करने का फैसला लिया था, जिसमें राजा रमन्ना ने, जो कि इस पूरे गेम के क्या थे, मास्टरमाइंड थे, इस पूरे उद्यम या कहें इस बिजनेस के क्या थे, मास्टरमाइंड थे, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के उस समय क्या थे, अध्यक्ष भी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से परमिशन मांगी, लेकिन उनके जो और भी सलाहकार थे उन्होंने क्या कहा, अभी हमें इस परीक्षण को पोस्टपोन कर देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा कि प्लीज गो अहेड, हमारे देश को इसकी जरूरत है और देश के लिए यह अच्छा होगा, इसलिए हमें यह परीक्षण करना चाहिए। फिर उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और यह परीक्षण हुआ। 18 मई 1974 को 12 से 13 किलो टन का यह परमाणु उपकरण वहां ले जाया गया। कहाँ, पोखरण में, जो कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान वाले एक क्षेत्र है जहां पर सैन्य परीक्षण रेंज है, यहीं पर यह परीक्षण हुआ था और इसी स्थान को इस परीक्षण के लिए क्या किया गया था, चुना गया था। अब बात करें कि इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया। दरअसल 18 मई को महात्मा बुद्ध की बुद्ध जयंती भी, तो भगवान बुद्ध की जन्म तिथि की जयंती के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया, इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है, स्माइलिंग बुद्धा। अब बात करते हैं कि हमने परीक्षण तो कर लिया, लेकिन परीक्षण के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हुई। दरअसल जब हमने परीक्षण किया तो वैश्विक लेवल पर भारत की बहुत अधिक आलोचना हुई और भारत ने यह बात बता दी दुनिया को कि चरम स्थिति में हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। परीक्षण किए जाने के बाद परमाणु उपकरण को लेकर भारत ने यह कहा कि यह जो उपकरण है हम इससे तुरंत हथियार नहीं बनाएंगे, यानी हमारा उद्देश्य हथियारों के निर्माण को लेकर बिल्कुल भी नहीं था। हमारा यह परीक्षण क्या था, एक शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण था। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना, खासकर बिजली से संबंधित जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं थी उसे पूरा करना। इसके बाद भारत ने वर्ष 1998 के पोखरण में भी द्वितीय परीक्षण यहाँ पर किया था। इसके बाद खासा पूरे लेवल पर या वैश्विक लेवल पर भारत की आलोचना देखी गई और भारत ने इन आलोचनाओं को झेला भी। यह भी देखा गया कि वर्ष 1978 में अमेरिका द्वारा परमाणु अप्रसार अधिनियम पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका ने यह तय किया कि अब वह भारत को किसी भी प्रकार की परमाणु सहायता का निर्यात क्या कर देगा, बंद कर देगा और भारत को इसके बाद फिर इसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। तो इसके बाद यह भी हुआ कि जल्दी ही एक NSG ग्रुप बना और यह ग्रुप क्या है इसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अब देखते हैं आज के सेशन पर हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है, उसे पढ़िए, उसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है, कथन क्या है, परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT वर्ष 1968 में अस्तित्व में आई। दूसरा, भारत ने वर्ष 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। झूठ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले विषय को लेकर, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।